और तो ये वाला ग्राफ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये तुम्हारा स्कूल में बोर्ड में पूछा जाता है। यानी नेगेटिव में लिख दो ससेप्टेबिलिटी है, यहाँ पे लिख दो, ये पॉजिटिव मत मानो। तुमने 3 टॉपिक पढ़े ना, ओनली रेजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव, ओनली कैपेसिटिव, फिर एलसीआर, ये 3 पढ़े थे। डिफ्रैक्शन पैटर्न में तुम्हें पता होगा, यहाँ पर एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी, फिर छोटी होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन तब तक तो निकले ही नहीं जब तक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार नहीं होती। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एडी भैया, क्या ये ग्राफ वो बच्चा पढ़ सकता है जिसमें कुछ नहीं पढ़ा? क्या हाल चाल सभी के। तो तुम्हारे एटीवी स्वागत करते हैं तुम्हारे इस वीडियो के अंदर। जो तुमसे प्रॉमिस किया था, बोला था ना, जो वादा किया था वो निभाएंगे जरूर, कि तुम लोगों को अलग से एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें सारे ग्राफ, पूरी क्लास 12th के, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ग्राफ हैं, ठीक है। तो यहां से एक बार ग्राफ देख के चले जाना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम किसी लेक्चर में देखते हो ना, तो वहां पे ग्राफ शायद धुंधले से पड़ जाते हैं, क्योंकि और इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तुमने एक और बात बोली थी एडी भैया, हमें वो सारी डेरिवेशंस भी अलग से मिल जाए ना, लेक्चर से अलग, तो भी बहुत बढ़िया होगा। बस अभी बताते हैं, चलो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला ग्राफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर होता है। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके, तो इसका ग्राफ तुम्हारा देखो ये आता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर E प्रोपोर्शनल, अगला वाला फॉर्मूला है ना इनफाइनाइट वायर का, अरे ये रहा भाई, याद करो, इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं यहाँ पर 2K लैम्डा बाय R, याद है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के, तो ग्राफ भैया कुछ ऐसा आता है, ठीक है। इसके बाद अगर डाइपोल की बात करूं, KP बाय R, 2 KP बाय R क्यूब होता है एक्सिस पर, ठीक है, और इक्विटोरियल पर होता है KP बाय R क्यूब, दोनों में ही R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम तीनों ग्राफ देखने में वैसे सेम है, यहां पर ज्यादा स्टीप होता है, हद से ज्यादा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ सबसे कम स्टीप होता है। रियलिटी में ग्राफ तीनों एक जैसे दिखते हैं, बस बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अगर ड्यू टू शेल की बात करूं, तो वहां पे तुम्हारा फिर से KQ बाय R स्क्वायर फॉर्मूला, E इनवर्सली, देखो यहाँ पे शेल के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पे R रेडियस है, यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद दूर जाओगे कम होता जाएगा, तो देखो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, R पर आती मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, और फॉर्मूला क्या आता है, KQ बाय R स्क्वायर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये रहा भैया, आ जाओ आगे। इसका अच्छा, यहाँ तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ये मेरा टेलीग्राम पेज से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मेरे नोट्स, जब ये वीडियो दिखेगी ना, तो मैं जिस टाइम उसके एग्जैक्ट मान के चलो 24 आवर्स के अंदर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, 24 आवर्स, क्योंकि बच्चों को टाइम लगता है ना ज्वाइन करने में, इसलिए। चलो 1 2 3 एंड गो। इसके बाद आ जाओ भाई, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, तो इसका ग्राफ देखो ये होता है। ऑल्दो अब तुम्हारे सिलेबस में इतना पार्ट नहीं पूछा जाता, पर पता होना चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ, ये होता है KQX अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो ये रहा पहले, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा, यहाँ मैक्सिमम, फिर दूर जाओगे कम होता जाएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ग्राफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अंदर की तरफ देखो पोटेंशियल कांस्टेंट। अब तुम बाहर जाओगे, सरफेस पर फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू KQ बाय R, यहां तक KQ बाय R, ये रेडियस R है। दूर जाओगे तो V इक्वल्स टू KQ बाय छोटा r, तो तुम्हारा ग्राफ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनता है, देखो ये रहा, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता, बट तुम्हें पता होना चाहिए फिर भी, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ये कौन सा था, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में देखो, इसके अंदर भी तुम्हारा पोटेंशियल होता है, अंदर अंदर देखो, ध्यान से देखो, अंदर भी पोटेंशियल है ना। और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे घटता जाएगा, यहां पहुंच के तुम्हारा उतना ही होगा जितना इसका था, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला KQ बाय R, यहां पर भी KQ बाय R है, ठीक है। चलो यहां भी KQ बाय R, उसके बाद सेम फॉर्मूला V इक्वल्स टू KQ बाय छोटा r। ऑल तो ये वाला ग्राफ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये तुम्हारा स्कूल में बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। पर मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बाद ओम्स लो, अगर तुम्हारा ग्राफ है IV, देखो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, दोनों फॉर्मूले, लेकिन यहां आता है V इक्वल्स टू IR, यहां R मल्टीप्लाई में आता है, इस फॉर्मूले में आएगा I V अपॉन R, ये आएगा यहां डिवाइड में। तो अगर ग्राफ तुम्हारा I और V का है, तो ये जो स्लोप है ये 1 अपॉन R देता है, लेकिन ग्राफ अगर V और I का है, तो ये स्लोप क्या देता है, R, यानी रेजिस्टेंस। याद रखोगे ये बात, ठीक है भैया, क्लियर। चलो आ जाओ, इसके बाद ये वाला रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम, बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम इसकी बात करूं मैं, टेम्परेचर से दिया हुआ है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। और तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ता करता है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता करता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा भी होगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टिविटी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला भी होता है।
है ना। ये किसके लिए देखो, अब कंडक्टिंग में ग्राफ जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं, देखो कर्व आ रहा है। अगर अलॉय की बात करूं तो ग्राफ देखो पहले तो कुछ नहीं बढ़ती, फिर एक टाइम पे जाके बढ़ने लग जाती है रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर में उल्टा चलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और तुम्हारे किसी तरह जल्दी से गला ठीक हो जाए भाई, लगा वरना पानी पीने में आधा टाइम बीत जाता मेरा। चलो आ जाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो क्या ग्राफ। ठीक है, अब ये वो वाली वायर है, सॉलिड वाली वायर, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी और बाहर भी। तो होता क्या है, सेंटर पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पर अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ रहा है, सरफेस पे जाके मैक्सिमम होता है। देखो ये रहा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम, 2 पाई आर लिख देंगे। बाहर जाओगे तो कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो बिल्कुल ये ग्राफ क्लियर। सर्कुलर कॉइल एट एक्सिस, देखो सर्कुलर कॉइल ये रही, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा इस पॉइंट पर, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट सेंटर पर जीरो, तुम बाहर जाओगे, धीरे धीरे बाहर जाओगे तो कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, एक टाइम के बाद जाके ना फिर लगभग जीरो के एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ये मान लो। उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो इधर देखो, ये रहा। तो ये ग्राफ तुम्हारा किस लिए, सर एक्सिस के लिए। इसका फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा होगा, म्यू नोट आई एक्स स्क्वायर अपॉन, याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वो वाले फॉर्मूले का ग्राफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक, देखो इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये बताती है कौन कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बेकार है। ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ में हल्का सा एक और चेंज कर सकते हो तुम, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होती है। बट ये ग्राफ भी सही है, अदरवाइज तुम ये ग्राफ भी बना सकते हो। दोनों ही ग्राफ ठीक है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कभी पहले, तो उसमें कुछ बच्चों ने बोला था कि एडीबी नहीं, ससेप्टिबिलिटी तो माइनस होती है डायमैग्नेटिक की। जब तुमने माइनस प्लस तब बताते हैं जब रेफरेंस में कोई और ग्राफ हो। अगर अकेला एक ग्राफ है तो ये भी ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर तुम लिखना चाहो ये भी ठीक है, यानी नेगेटिव में लिख दो ससेप्टिबिलिटी, या यहाँ पे लिख दो, ये पॉजिटिव मत मानो। ये तो हमने बस एक सिंगल ग्राफ बनाया, रेफरेंस में जब नेगेटिव होगा तभी तो पता चलेगा पॉजिटिव है। चलो खैर, मुझे पता है ये बात तुम्हारे सर के ऊपर से जा सकती है, तो ध्यान मत दो। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, डायमैग्नेटिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहती है, पर ससेप्टिबिलिटी माइनस में होती है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये सीधी लाइन है बेसिकली। ठीक है, स्टार्टिंग में तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी घटती है एक अलग रेट से। एक टाइम आता है, एक टाइम आता है, एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर के बाद मटेरियल चेंज हो जाता है, किसमें, पैरामैग्नेटिक में। दोबारा देखो, एक टाइम आता है, पहले तो देखो घट रही है नॉर्मल, यहां पे जाके अब एक टेम्परेचर आया, ऐसा टेम्परेचर आ गया, ऐसा टेम्परेचर आ गया कि इस टेम्परेचर के बाद तुमने और हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये मैग्नेटिक क्या बिहेव करने लग जाता है, कैसा, ये बिहेव करने लग जाता है पैरामैग्नेटिक की तरह। इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, आ इसके बाद अब ये ग्राफ है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर, जैसे एक ग्राफ ये भी होता है, ध्यान से देखना, ये वाला, ये तुम्हारा V और I विद टाइम, टाइम के साथ ईएमएफ और करंट का ग्राफ ऐसा बनता है ऑल्टरनेटिंग। ये ऑल्टरनेटिंग का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ है जब सिर्फ ओनली इंडक्टिव सर्किट है। देखो ध्यान से, सिर्फ कौन सा सर्किट है, अच्छा एक ग्राफ रह गया क्या, ये वाला रह गया था, सॉरी। ईएमएफ और करंट का ग्राफ देखो, ये किसका है, ओनली रेजिस्टिव का ग्राफ। तुमने 3 टॉपिक पढ़े ना, ओनली रेजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव, ओनली कैपेसिटिव, फिर एलसीआर, ये 3 पढ़े थे। ओनली रेजिस्टिव सर्किट यानी जहां पर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, किसके, एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ पर ग्राफ तुम्हारा देखो ये रहा, जब ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, सेम फेज में होते पड़ा होगा। जब ईएमएफ मिनिमम, करंट मिनिमम, सेम फेज में। देख लिया, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। ईएमएफ होता है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट है तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही है, ए भैया बता दो, सेम फेज में दोनों। लेकिन बात आए अगर इंडक्टिव सर्किट की, तो तुम नोटिस करो कि यहाँ पे ईएमएफ आगे होता है। जब करंट जीरो था तो ईएमएफ π/2 था, यानी यहां पर फॉर्मूला होता है ईएमएफ का ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और करंट का आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ पहले π/2 पर है, लेकिन करंट जीरो पे, तो देखो इसका ग्राफ ये, यानी जब करंट ईएमएफ मैक्सिमम, करंट जीरो, ईएमएफ मैक्सिमम, करंट जीरो, लेकिन जब करंट मैक्सिमम, देख रहे हो, तब ईएमएफ जीरो। तुम ध्यान से देखो, ठीक है। चलो, ये ओनली इंडक्टिव सर्किट था।
कैपेसिटिव की बात करूं तो इसमें उल्टा होता है, इसमें करंट पाई बाय 2 फेज आगे होता है। करंट कितना होता है? पाई बाय 2 फेज आगे भाई। आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये करंट है। और ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी शुरुआत में ईएमएफ 0 है, ये रहा ईएमएफ, लेकिन करंट पाई बाय 2 पर है। फिर जब करंट 0 हुआ, ईएमएफ पाई बाय 2 पर आ गया, देखो फिर दोबारा देखो, फिर ईएमएफ 0, करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। चलो इसके बाद ये रेजोनेंस वाला केस है, तो मैं बता, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है ना। इसी तरह मिनिमम रेजिस्टेंस पर जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। इसी को Z इक्वल्स टू R बोलते हैं, इंपीडेंस। याद आया? चलो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड z, तो x, ये जो डायरेक्शन है ये होती है डायरेक्शन ऑफ वेव, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव ये रही। याद आएगा भाई साहब? ये उसका ग्राफ है, आ जाओ भाई। इसके बाद ये तुम्हारा प्रिज्म का, याद करो प्रिज्म में तुमने ग्राफ पढ़ा था। प्रिज्म में तुम मिनिमम डेविएशन निकालते हो, जब I इक्वल्स टू E होता है तब तुम्हारा डेविएशन मिनिमम होता है। याद आया? और ये केस दो केस पा सकता है, हाँ यहाँ देखो, है ना। यानी प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब I इक्वल्स टू E होता है। एक और चीज, जब R1 इक्वल्स टू R2 होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। R1 इक्वल्स टू R2 कौन से? पहला वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा वाला, ठीक है। I इक्वल्स टू E होता है तब तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हर जगह इंटेंसिटी सेम होती है। देखो लाइट की इंटेंसिटी सेम होती है ना, यहां पर जो होती है ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस सबकी बराबर होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर, डिफ्रैक्शन पैटर्न में तुम्हें पता होगा, यहां पर एकदम से डार्क बहुत ज्यादा बड़ी, फिर छोटी होती चली जाती है, ये होता है। यानी इंटेंसिटी में फर्क आता है डिफ्रैक्शन के अंदर। आ जाओ भाई, ये तुम्हारा फोटो करंट देखो, इसमें ये बहुत काम की चीज है। इंटेंसिटी का मतलब है तुम्हारे नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मतलब करंट बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मैं बात करूं फोटो करंट का ग्राफ वोल्टेज के साथ, जो तुम अलग से बैटरी लगाते हो, अगर तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे उसकी, तो वो जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन से प्लेट पर, उन्हें भी खींच लेगी। सोचो, याद करो, तुम एक चीज पढ़ाई थी। मान लो फोटोन्स, लाइट आई एक, उसने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। मेटल यूज कर लेता है कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, फिर बची हुई एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ इतनी ही एनर्जी की वो मेटल सरफेस पर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो तो वहीं रुके हुए ना। बैटरी में वोल्टेज बढ़ा दोगे, जो बैटरी उन्हें खींच रही है, तो और भी आने लगेंगे। ये फर्क है। यानी अगर तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे, वोल्टेज देखो स्टार्टिंग में तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स खुद से निकलते हैं, उन्हें बैटरी की भी जरूरत नहीं होती, उनमें एनर्जी इतनी ज्यादा है फोटोन में कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल भी देती है और चला भी देती है। फोटो करंट होता है। कुछ टाइम बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो वहीं रुके होते हैं, उन्हें जरूरत होती है बैटरी के सहारे की। ये चैप्टर पढ़ लेना, जब मैं विजेता में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, डेरिवेशन सर्च करोगे ना, ऑल डेरिवेशन बाय अक्षय त्यागी सर, मिल जाएंगी पूरी, सारी डेरिवेशन कराई हुई यूट्यूब पर ऑलरेडी। और विजेता के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो ना? पहला चैप्टर हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड, दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देख लेना, ठीक है। चलो तो यहां देखो, जैसे तुम बैटरी बढ़ाते हो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है, एक टाइम बाद अब सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो करंट कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। ये I1 मतलब इंटेंसिटी 1। अब मैंने और फोटोन्स भेजे, तो अब और ज्यादा तुम बैटरी, अब तुम और ज्यादा करंट निकाल सकते हो। देखो फोटोन ज्यादा तो देखो करंट ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अब यहां पे ये आ गया, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? अब मैं इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं। सोचो जितनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतनी ही ज्यादा मुझे रोकने में ताकत लगानी पड़ेगी। बात समझे? ठीक है। तो यहां देखो, मैंने क्या किया, तीन अलग अलग इंटेंसिटी, पहले मैंने 10 फोटोन फेंके, फिर 20, फिर 30। जब 30 नंबर ऑफ फोटोन से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो जब ज्यादा नंबर ऑफ करंट भी है, ठीक है। ठीक है, जब 20 नंबर के 20 फोटोन थे तो करंट कम है। अब मैंने क्या किया, ये जो तीनों यहाँ 20 फोटोन या 20 यहाँ 10, इन सब फोटोन्स की एनर्जी बराबर थी, तो बराबर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो रोकने वाली जो एनर्जी है वो भी तो बराबर रहेगी, बढ़ाने की जरूरत थोड़ा ना है। अरे यहाँ पे जो 20-30 फोटोन थे, सबकी एनर्जी 10 जूल थी, इनकी भी 10 जूल, इनकी भी 10 जूल। फोटोन कम हो रहे हैं पर एनर्जी सबकी सेम है। ये जो 30 फोटोन है सबकी एनर्जी 10 जूल थी, तो करंट तो बढ़ गया क्योंकि फोटोन ज्यादा थे, पर उन्हें रोकने के लिए जो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी वो सिर्फ 10 जूल की काफी है, क्योंकि सब 10 जूल के। पॉइंट समझ में आया? हाँ ना, बोलो। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो फोटोन्स आ रहे हैं वो बढ़ा, फोटोन्स उतनी रहने दो, मैंने बोला यहाँ पे 10 फोटोन है, यहाँ भी 10 फोटोन भेज दो, पर इनकी एनर्जी ज्यादा कर दो, तो इन्हें रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो देखो देखो
यहाँ पर 10 फोटोन आए तो करंट तो सेम है, फिर 10 फोटोन, करंट सेम है, पर जो पहले 10 फोटोन थे उनकी एनर्जी थी मान लो 10 जूल, इसने रोक लिया। अगले जो 10 फोटोन है उनकी 10 जूल और बढ़ गई, तो उसे रोकने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी रोकने वाली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया देखो पीछे की तरफ। बात समझ में आई? चाहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो या फिर बोल दो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बोल ही दो, जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी या तो बोल दो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी या एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था। अगर मैं बोल दूं किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब समझ जाना एनर्जी बढ़ गई है, तो उसे रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तुम्हारा ग्राफ था, याद करो ये वाला, ये रिलेशन है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो इलेक्ट्रॉन तब तक तो निकले ही नहीं जब तक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार नहीं हुई, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एडी भैया क्या ये ग्राफ वो बच्चा पढ़ सकता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा? नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रियलिटी में बात करूं या फिर हवाई बातें करूं? बस खुद बताओ। मैं तुमसे दो बातें करना, क्योंकि अब तक इस वीडियो में वही बच्चे रुके होंगे जो एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले नहीं है ना वो स्टार्टिंग में स्किप कर गए होंगे क्योंकि उनके पल्ले नहीं पड़ा होगा। दो बातें बोलूंगा। पहली ये कि हाँ ये सच है कि वो बच्चा इस वीडियो को देखेगा नहीं देखेगा कोई फायदा नहीं है अगर उसे चीजें आती नहीं है। तो ये वीडियो फायदेमंद उनके लिए जिनको टॉपिक्स आते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जिसको ये समझ में आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, वही तो देख पाएगा ग्राफ। मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ? दूसरा, अगर तुम इस वीडियो में अब तक टिके और तुम्हें ये चीजें आ रही हैं, तुम टेंशन मत लेना, तुम पक्का उखाड़ोगे भाई। तुम्हारे 12th में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तुम एटीबीआई से मिलने भी आ रहे हो, मैं तुम लोगों से मिलना, मैं लिटरली उस चीज का वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में तुम लोगों से मिलूंगा और तुम स्टेज पर खड़े होकर बोलोगे एटीबी आपकी वो ग्राफ वाली वीडियो भी देखी थी, विजेता की भी सारी वीडियोस देखी थी और हमने फोड़ दिया। मेरे फिजिक्स में 100 में से 98 है, मेरे 100 में से 100 में 95 है। बस उस दिन मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बता देना कौन सी चाहिए कमेंट सेक्शन में, केटी पे वो वाली चॉकलेट ला के रखना। चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ और बता देना कमेंट में, जरूर बता देना तुम्हें और वीडियोस की क्या जरूरत है। देखो एक तो ये ग्राफ वाली होगी, डेरिवेशन वाली होगी, एक मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट लॉज जो है जैसे तुम्हारा गॉस लॉ, ये सब की एक वीडियोस बना दूं। तुम बता देना मुझे, अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना एडी भैया ग्राफ में मजा आ गया, प्लीज वो वाली वीडियो और दे दो बस। और विजेता में आप पढ़ाई रहे हो, न्यूमेरिकल वहां पर हो ही रहे, मैं वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बच्चों की दिक्कत वही है ना, तो वहां वो कराई रहा हूँ। टेंशन मत लेना, बस बस खुद पे भरोसा रखना। कोई भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करे ना तो बस चलो आगे आ जाओ। ठीक है, ये वाला देखो ग्राफ में बता भी देता हूँ फॉर्मूला कहां से आया, याद करो। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल सा, एच न्यू इक्वल्स टू एच एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस प्लस ईवी नोट। ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? बताओ। अरे भाई सिरी काहे बोल पड़ी भाई, देख रहे हो सिरी बोल पड़ती है फालतू में। ठीक है, ईवी नोट, इसको ये रहने दो, इसको माइनस में जाओ, एच न्यू माइनस 5 इक्वल्स टू ईवी नोट, ये ई दोनों की डिवाइड में ले आओ, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां इसकी जगह आएगा एच न्यू नोट। मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे वन शॉट वीडियोस देखो, मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया भाई, सब कराया इस बार। यहाँ आता है एच न्यू नोट, तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ से आया। देखो अगर तुम्हें एच न्यू नोट नहीं लिखना तो तुम वर्क फंक्शन भी लिख सकते हो, पता क्या लिख सकते हो? वर्क फंक्शन डब्ल्यू भी लिख सकते हो जो यहाँ लिखा हुआ है, चाहो तो फाइव लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। इसके बाद स्केटरिंग एंगल, कितने एंगल स्केटर हुए जब तुम वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हो, तो कितने एंगल, किस नंबर ऑफ एंगल्स जो स्केटर हुए उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, स्केटरिंग एंगल, जितना ज्यादा तुम एंगल बढ़ाते जाओगे उतने कम स्केटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, धीरे धीरे बाइंडिंग, जितना तुम ऐसे मानो जो सबसे कम वाले हैं जिनका सबसे छोटा मास है उनका भी न्यूक्लियस इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस कम है ना। जब तुम बीच में जाओगे तो बीच वाले जो होते हैं स्पेशली जैसे आयरन, ठीक है, इनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है आयरन। जब तुम आगे जाओगे ये भी अनस्टेबल होते हैं, यूरेनियम, पता होगा तुम्हें, जितने भी न्यूक्लियर यूरेनियम प्लूटोनियम ये सब खुद से डिग्रेड होते रहते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ भी याद रखना भाई। ठीक है, ये पोटेंशियल देखो बेसिकली क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे बढ़ती बढ़ती घटती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, उसके लिए ग्राफ दिया है। इससे इधर पॉजिटिव फोर्स होती है, इससे इधर अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अच्छा ऐसा समझो, अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली जब, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा, भूल गए हो तो मैं बताता हूँ, सेकंड चैप्टर में भी है। जब भी अट्रैक्शन होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जब रिपल्शन होता है तो पॉजिटिव एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, बात याद रखना। ठीक है, ऑल दो ये वाले ग्राफ इतने काम का नहीं है भाई। ठीक है, ये वाला ग्राफ इसका है, ये रहा। ठीक है, आ जाओ इसके बाद
ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा इसे कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ ऐसा होता है, यानी स्टार्टिंग में तुम्हारा करंट बहुत हल्का है, बहुत हल्का है ना, लेकिन एक टाइम आता है जब तुम्हारा, याद करो, जब एक टाइम आता है सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, उस वोल्टेज को हमने नाम दिया नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज पे ग्राफ तुम्हारा एकदम से करंट स्पाइक करता है, लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जाने की जगह नहीं मिलती, एकदम से भयंकर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वायर के अंदर और वायर जल जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो पहले तो बहुत मामूली करंट होता ही नहीं है, लगभग ऐसा मानो ना के बराबर, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पे एकदम से स्पाइक आती है, देखो सीधा ग्राफ आता है, ये सीधा नहीं, हल्का सा कर्व है, ये जो सीधा हुआ इतना ज्यादा करंट बढ़ गया एकदम, इतना ज्यादा, इसको बोलते हैं अवलांच इफेक्ट, तूफान आ जाना बर्फ का। अवलांच बोलते हैं तूफान बर्फ का, यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन का तूफान। इतना ज्यादा भयंकर इलेक्ट्रॉन एक वायर में फ्लो होते हैं कि वायर जल जाती है, फूक जाती है, जो भी बोलो, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या अवलांच इफेक्ट। और ये कौन सा, रिवर्स बायस का ग्राफ है, ठीक है। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम्हें पता है, तुम्हारी जो सोर्स, एसी सोर्स आ रही है, उससे ऐसी वोल्टेज आती है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इनको रेक्टिफाई कर देता है, नेगेटिव को हटा देता है, ये बचा। फिर हमें जरूरत पड़ती है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इसको पूरे को देखो रेक्टिफाई कर दिया, सारी हमें डीसी वोल्टेज मिल गई। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, इसके बाद एक और चीज लगाई जाती है, ऑल्दो वो हमें नहीं पढ़नी, छोड़ो, बता देंगे, उसका कोई ग्राफ नहीं है, टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज तो सिर्फ ग्राफ पढ़ाने थे, ठीक है। तो बस, धन्यवाद, मिलते हैं तुम लोगों से। तो अच्छा चलता हूँ दुआओं में, याद जरूर रखना, ठीक है। और भी कुछ होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट तुम्हारे देखूंगा जरूर मैं। बाय बाय तुम्हारे डीवे की तरफ से।